नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, रैपिड रिवीजन सीरीज, इसके तहत हम लोगों ने शुरू किया है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो पार्ट 1 कल हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 पे बात करेंगे। ऐसे ही मे बी पार्ट 3 या पार्ट 4 तक दो और होंगे, उसमें सारे स्कीम्स हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को ले लेकर के मैं आया हूं, जो आपके इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम इस पे देखें तो आज क्या क्या बातें हैं, तो आज को अगर हम देखें तो आज देखो, जो हमारा पहला जो योजना है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। क्या खास है इस योजना के बारे में, ये देखो। तो पहली बात कि ये जो योजना है पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना और पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा वित्त पोषित। इसके लिए जो भी फंड है वो सरकार देगी। ठीक है, फरवरी 2018 में ये लॉन्च हुई थी और ईयर आपको ध्यान में नहीं रखना, आप बस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलें क्या है। यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। यह ध्यान में रखिए, 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रत्येक परिवार को इस योजना के तहत दिया जाता है। इस पे स्वास्थ्य लाभ में क्या क्या है इस पूरे पैकेज में, तो 5 लाख तक पे कोई सर्जरी है वो हो सकती है, दवा, दैनिक उपचार की सुविधाएं, दवाओं की लागत और रोगों से निदान, ये सभी इस बीमा में शामिल है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम और प्रोग्राम है। ठीक है, इस पे बेसिकली बात करें तो क्या लाभ है, तो ये पात्रता आधारित योजना है। यानी ये किसको दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा के द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को। इसके लिए जो गणना है कि जो सामाजिक आर्थिक और जातिगत रूप से जो कमजोर है, जातिगत रूप से जो हाशिए पे हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी कमजोर लोगों को यह योजना दी जाएगी। सभी लोग इस योजना के पात्र हैं। इसके लिए क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बचे हुए एसईसीसी यानी वही सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जितने भी परिवार हैं उन परिवारों के खिलाफ टैगिंग के लिए समान सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है। कहा है कि ये इस तरीके से आप सभी सामाजिक आर्थिक जातिगत सभी प्रकार की काउंटिंग करके आप उसको जियो टैगिंग करेंगे और उसके आधार पर आप सबको इस सुविधाओं के लिए जोड़ने के लिए, कि किसने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। फंड इसके लिए कैसे जाएगा, तो इसके लिए जो फंड है, तो फंड है कि जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र और विधायिका के बीच 60 और 40 का रेशियो होगा। जितने भी राज्य हैं, उनके अलावा कुछ राज्यों में अलग है। जैसे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए यह रेशियो 90 और 10 का होगा। यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य है, जो पहाड़ी राज्य है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां पे 90% केंद्र देगी, 10% राज्य सरकार देगी। और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेशों में 100% इसका फंड जो है वो केंद्र सरकार देगी। इनके अलावा भारत के जितने राज्य हैं उसमें 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। अभी आपने देखा कि इस योजना की शुरुआत में हमने पढ़ा कि यह योजना पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो आप ये कहेंगे कि सरकार द्वारा वित्त पोषित है तो फिर यहां पे ये राज्यों के साथ क्यों है, तो सरकार द्वारा है। यहां पे ये नहीं कहा गया कि पूर्ण रूप से केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। सरकार का मतलब यह है कि गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देगी राज्यों के हिसाब से। तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट आपका 10%, सेंट्रल गवर्नमेंट 90%, यूनियन टेरिटरी में 100% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी के राज्यों में 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे कहने का अर्थ है कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमा कराता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी पॉलिसी लेता है तो प्रीमियम उस व्यक्ति को भरना पड़ता है। इसमें किसी प्रकार की प्रीमियम उस व्यक्ति को नहीं भरना है, या इसीलिए यह पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को राज्य सरकारों के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत
एक नोडल एजेंसी के रूप में गठित किया गया है। तो आपको इतना लंबा ध्यान में नहीं रखना, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि नोडल एजेंसी कौन है, तो ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये है आपका इसकी नोडल एजेंसी जो सभी राज्यों के साथ मिलकर के काम करेगी, ठीक है। और उसके लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां भी बनाई गई हैं और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय। अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से राज्य स्वास्थ्य एजेंसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ में मिलकर के काम करेगी। तो ये इस तरीके से इसका कार्यान्वयन है। अगली जो योजना है वो है हमारा जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन इस बार के फिल्म्स के लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। इसमें बहुत सारे टारगेट को भी कंप्लीट किया गया है, इस बार के फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 2019 में शुरू किया गया है जल जीवन मिशन और इसका टारगेट यह है कि 2024 तक, इसका टारगेट भी 2024 ये लाख 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति। ये ध्यान में रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है क्या कि 2019 में शुरू 2024 तक इसका टारगेट रखा गया है कि क्या कह रहा है कि कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, हर घर जल योजना, हर घर नल से जल योजना, मतलब हर घर में नल लगाया जाएगा और कार्यात्मक यानी उसमें पानी आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे सरकारी काम होता है नल लग गया पानी नहीं, नल लगेगा पानी भी आएगा और प्रत्येक भारत के ग्रामीण परिवार को यह दिया जाएगा और उसमें प्रति व्यक्ति, ये ध्यान में रखेंगे स्टेटमेंट वाइज फिल्म्स में सवाल आ सकता है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति इसके तहत सुनिश्चित की गई है। जल जीवन मिशन पेयजल हेतु एक जन आंदोलन बनना चाहता है जिससे हर किसी की प्राथमिकता बन जाए। आपको पता है कि भारत में पीने के पानी को लेकर के बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे समस्याएं हैं, तो उन्हीं को मद्देनजर इसको शुरू किया गया कि उन राज्यों में भी पीने के पानी की उपलब्धि सबको हो सके, ठीक है ना। और ये हर किसी की प्राथमिकता है, ये इंपॉर्टेंट। और ये किस मंत्रालय के तहत, तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत यह काम कर रहा है जल जीवन मिशन। लक्ष्य क्या है इसका, तो इसका लक्ष्य यह है कि जल आपूर्ति प्रणालियों एवं जल कनेक्शन, जल गुणवत्ता की निगरानी और परीक्षण के साथ साथ सतत कृषि की कार्यक्षमता भी सुनिश्चित करना कि जल का उपयोग इन सभी क्षेत्रों में प्रॉपर तरीके से हो सके, ये काम है। यही नहीं कि केवल हर घर जल नल लगा करके पानी पहुंचाना, वो तो है ही है 2024 तक लास्ट टारगेट, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत हर चीज के बारे में, इन सारे बातों के बारे में ध्यान में रखना होगा। संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करता है। इसके साथ पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, ग्रे जल उपचार और पुनः उपयोग को भी यह सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। जितने भी मतलब यूज किए गए वाटर हैं उनका क्या है कि फिर से रिसाइकल करके पुनर्चक्रण करके उनका भी उपयोग किया जाए, एग्रीकल्चर वगैरह में, सिंचाई वगैरह में उनका उपयोग किया जा सकता है। वर्षा के जल का संचयन किस तरीके से किया जाए, जल को संरक्षित किस तरीके से किया जाए, ये सारा कुछ जल जीवन मिशन के तहत शामिल है। इंपॉर्टेंट है ये, इस बार के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। इसकी खासियत क्या है जल जीवन मिशन की, तो इसकी खासियत है कि स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना कि जिस भी जगह पे जितना डिमांड है उतनी सप्लाई हो, ऐसा मैनेजमेंट इसके लिए स्थापित करना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप इसको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ है कि वर्षा जल का संचयन, भूजल पुनर्भरण, पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार्य तथ्यों के रूप में स्रोत सतत उपायों हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के अभिसरण में किया जाना चाहिए। तो आप देखें कि वो वर्षा के जल को इकट्ठा करना, उसका पुनर्भरण, उसका दोबारा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन, जितने घर में यूज किए हुए वाटर है उन पानियों का कैसे उनको, उनसे कचरे को हटा करके उनको फिर से रिसाइकल करके उनका उपयोग किया जा सके, तो इन सब पे पूरा फोकस्ड है ये मिशन। यह मिशन जल के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा मिशन के प्रमुख घटकों के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार भी शामिल है कि समुदाय को मिला करके काम करना है। उसके लिए जागरूकता, शिक्षा, संचार सुविधाएं सभी इसके साथ कनेक्टेड है। इंपॉर्टेंट कार्यान्वयन की बात करें तो जल समितियां इसके लिए बनाई गई हैं और जल समितियां ग्रामीण जल आपूर्ति जितनी भी प्रणाली है
उसकी योजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन और संचालन का रख रखाव करेंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए वाटर कमेटियां बनी हुई हैं। इसमें 10 से 15 सदस्य होते हैं और इनमें से कम 50% महिला सदस्य होंगी और स्वयं सहायता समूहों के अन्य सदस्य इसमें शामिल होंगे। और मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी जो आशा कार्यकर्ता है वो भी इसमें शामिल होंगी। आंगनवाड़ी, शिक्षक, ये सभी लोग इसमें शामिल होंगे, जितने भी 10 से 15 सदस्य हैं। और इनमें 50% महिलाएं होंगी, ये ध्यान में रखिएगा। समितियां सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर एक बारगी ग्राम कार्य योजना तैयार करेंगी और योजना को लागू करने से पहले इस ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदन लिया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल्ड है इसमें मिशन के लिए, क्योंकि इस बार के लिए यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार काफी चर्चा में रहा। इसके लिए फंड कैसे जारी किया जाएगा, तो जितने भी भारत में हिमालयी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके बीच जो फंड का है वो 90 से अब 10 का रेशियो, यानी इसमें 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार देगी। बाकी जो राज्य हैं उनके लिए 50-50 है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 50-50% इसके लिए फंड जारी करेंगे। और जितने भी यूनियन टेरिटरी है, तो आपको पता है यूनियन टेरिटरी में 100% जो फंड होता है वो कौन देता है, वो केंद्र सरकार देती है। तो इस तरीके से फंड है इसमें बात करें इसकी थोड़ी सी प्रगति को देखें कि ये अभी तक पहुंची कहां है, क्योंकि 2024 इसका लास्ट टारगेट है। तो अभी तक तकरीबन 12.3 करोड़ यानी 62% ग्रामीण घरों में पाइप के पानी के कनेक्शन लग चुके हैं, जो कि 2019 के 3.2 करोड़ से अधिक है। 2019 में मात्र 16.6% घरों में थे भारत के ग्रामीण घरों में, और ये क्या है कि अभी 62% ग्रामीण घरों में। और इस योजना का मेन उद्देश्य ग्रामीण घरों में आपको नल से जल पहुंचाना था, ये ध्यान में रखेंगे। और इसमें कौन कौन से राज्य, तो भारत के 5 राज्य यानी कि गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा और पंजाब। इसके अलावा 3 यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव और दादर नगर हवेली और पुदुचेरी। इसमें 100% इन राज्यों के गांवों के घरों में नल कनेक्शन लग चुके हैं। ये गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब राज्य के सभी गांव के घरों में और इन यूनियन टेरिटरी के। तो ये इसकी उपलब्धियां हैं। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश कंप्लीट होने वाला है, इतना हो चुका है 98.87%। बिहार में 96.30% ये कनेक्शन, ये सब भी आने वाले समय में इन राज्यों में भी हर घर नल कनेक्शन 100% होने की तैयारी है। इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो जल जीवन मिशन शुरू हुआ, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये जल जीवन मिशन ग्रामीण घरों में नल से कनेक्शन के लिए शुरू किया गया था। उसकी प्रगति को देखते हुए, उसके कार्यान्वयन को देखते हुए फिर सरकार ने क्या किया कि जल जीवन मिशन शहरी भी शुरू कर दिया, शहरी क्षेत्रों के लिए, शहर के क्षेत्रों में भी नल से कनेक्शन हो। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में का जो केंद्रीय बजट आया था, उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके तहत सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में जल की आपूर्ति का जो कवरेज प्रदान करने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत, ये ध्यान में रखेंगे, जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा की गई। और यह जल जीवन मिशन ग्रामीण का ही पूरक है, जिसके तहत 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति, ऐसा ही शहरों में भी किया जाएगा। उसी के पूरक के रूप में 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी शुरू किया गया बजट में ला करके। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। जल जीवन मिशन शहरी का उद्देश्य क्या है कि नल और सीवर कनेक्शन तक पहुंच सुनिश्चित करना, जल निकायों का पुनरुत्थान करना और चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। मतलब जो जो चीजें वहां पे रिसाइकल हो सके, वाटर, वर्षा के जल का संचयन कर सके, सीवर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाए कि वो जाकर के जो तालाब वगैरह है, जो शहर की नदियां हैं, उनसे कनेक्ट होकर उन्हें गंदा ना करें। तो ये सब हर तरीके से कनेक्टेड है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला जो हमारा योजना है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस योजना के बारे में अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो ये क्या है कि ये योजना 2011 में शुरू हुई। कब शुरू हुई इससे आपको कोई लेना देना नहीं, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू हुई है, मंत्रालय भी जरूर ध्यान में रखिएगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है उनका। और यह पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, ठीक है, केंद्र प्रायोजित। इसका उद्देश्य है कि देश भर में ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए अनेक प्रकार की आजीविकाओं को बढ़ाने के लिए,
ठीक है, और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच हो सके, जिससे गांवों की गरीबी को कम किया जा सके। इस उद्देश्य से यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को शुरू किया गया है। इसके तहत क्या है, यह कार्य कैसे करेगा, इसमें स्वयं सहायता की भावना भी होनी चाहिए। सामुदायिक पेशेवरों के माध्यम से सामुदायिक संस्थानों के साथ कार्य करना शामिल है। ठीक है, ये जितने भी सामुदायिक पेशेवर हैं सामुदायिक संस्थानों के साथ मिलकर के यह काम करेंगे। ठीक है, और जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक सबसे अनूठा प्रस्ताव है। ये सामुदायिक भावना इसके लिए होनी चाहिए। यह आजीविका को कैसे प्रभावित करेगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह संगठित करना होगा, आपस में ही मिल करके एक ऐसा समूह इन्हें बनाना होगा। प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को इस समूह में संगठित करना होगा। जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उनके सदस्यों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता मिलेगी। अपने स्वयं के संस्थानों और बैंकों से वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, यह इस तरीके से यह योजना काम करेगी। इसके कुछ उप कार्यक्रम भी हैं इस योजना के, जैसे कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के जितने भी महिला किसान हैं उनको कि इसका उद्देश्य है कि कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना, जो कि महिलाओं की जो महिला किसान हैं उनकी आय में वृद्धि हो सके इसलिए, और उनकी इनपुट लागत और जोखिम को कम करने के लिए, मतलब जितने भी महिला किसान हैं उनको मजबूत करने के लिए इसी योजना के कुछ और उप कार्यक्रम हैं। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम में है कि जितने भी स्थानीय उद्यम है उनकी स्थापना करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जो उद्यमी है उनका समर्थन करने के लिए यह शुरू किया गया है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना शुरू किया गया है, ये 2017 में शुरू किया गया था, जिसके तहत दूर दराज के ग्रामीण गांवों को जोड़ने के लिए सुरक्षित, सस्ती, सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएं आसपास के गांव की कनेक्टिविटी के लिए। तो ये सभी दीनदयाल अंत्योदय योजना के उप कार्यक्रम हैं, आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी शुरू की गई है कि जो गांव के युवा हैं, गांव के युवाओं को कौशल प्रदान करना ताकि वो भी उच्च मजदूरी वाले रोजगार प्राप्त कर सके। उच्च मजदूरी वाले यानी मान लो कि किसी को वेल्डिंग सिखाना, किसी को कारपेंटर का जॉब जिनको नहीं आता है, तो ये सब इस तरीके के कुछ स्किल्स उसको सिखाना कि वो अच्छा आय अर्जित कर सके। ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान की भी स्थापना की गई है। इसके तहत एक्सिस बैंकों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में ग्रामीण युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, कुशल बनाने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान सहायता प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार संस्थान बनाए गए हैं। युवा वहां पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम दिया जाएगा या स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा। तो ये सब इसी के तहत अनिवार्य है। इसमें आगे देखें तो इस योजना का परिणाम क्या है, तो इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाया है। खाद्य सुरक्षा, स्कूलों में नामांकन में सुधार किया है। महिलाओं को खाद्यान्न उत्पादन हेतु भूमि तक पहुंच प्रदान की है। दहेज, बाल विवाह, लड़कियों के खिलाफ भेदभाव जैसे मुद्दों पर महिला समूहों पर प्रभाव डाला है। तो ये सब इसके परिणाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी दो है, एक ग्रामीण है एक शहरी है, दो घटक है इसके। तो पहले हम लोग अगर ग्रामीण की बात करें कि पहले यही शुरू हुआ था, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ और इसके तहत टारगेट था कि 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह शुरू किया गया था। इसके पहले इसी योजना का नाम इंदिरा आवास योजना था, यह ध्यान में रखिएगा, और 1 अप्रैल 2016 को इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया। डेट आपको याद नहीं रखना, बस ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इस योजना का पहले नाम इंदिरा आवास योजना था, बाद में इसको बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। इसका उद्देश्य यह था कि मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण शीर्ण शहरों में रह रहे हैं उनको बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना। अब ये मत कहना कि 2022 तक ही टारगेट था तो ये इस बार क्यों पूछेगा। ये योजना का
टारगेट था कि 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना। इसका मतलब यह नहीं है कि आज नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछेगा कि इस योजना के तहत ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, इस योजना का उद्देश्य क्या था, इस योजना के तहत किन किन लोगों को टारगेट किया गया। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण में मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता। जिनके पास कच्चे मकान थे, जिनके पास मकान नहीं थे, उनको पक्के मकान देना इसका उद्देश्य था। पक्का घर, इसके तहत लाभार्थी कौन है, यह पूछेगा एग्जाम में कि कौन लाभार्थी थे। तो लाभार्थी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, ठीक है, मुक्त बंधुआ मजदूर, गैर एससी वर्ग भी शामिल हैं जो कमजोर है आर्थिक रूप से, विधवा महिलाएं, रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों के सेवा निवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक, सभी इसके लिए लाभार्थी हैं जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास घर नहीं है, ग्रामीण परिदृश्य में उनको पक्के का घर मिलेगा। लाभार्थियों का चयन किस तरीके से होगा, ऐसे ही जैसे समय उनका तो नहीं, भाई चयन का आधार होगा ना कि भाई ये इस कैटेगरी में फिट होते हैं या नहीं। तो चयन के आधार का क्या है कि 3 चरणों से उनका सत्यापन होगा। पहला क्या कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, जो है कि सामाजिक आर्थिक और जातिगत रूप से कौन कौन से लोग कमजोर हैं उनकी जनगणना, जो कि 2011 में हुई थी, उसके आधार पे, क्योंकि अभी तो हमारी वही जनगणना चल रही है। ग्राम सभा स्तर पर इनका सत्यापन होगा, और जो सत्यापन होगा वो जियो टैगिंग के द्वारा 3 चरण से सत्यापन होगा, तब फिर इस योजना का लाभ मिलेगा। तो एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर फंडिंग की बात करें तो वह वही है कि अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो 60-40 का अनुपात है, 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार, और यूनियन टेरिटरी है तो आपको पता है कि 100% केंद्र सरकार। इसकी उपलब्धियां क्या है अभी तक, तो अभी तक ये 2.7 करोड़ घरों का निर्माण कार्य करने के लक्ष्य को पूरा कर ले लिया है, उसी के साथ शुरू किया गया था। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा बनाए गए डेटाबेस के अनुसार अब तक 1.8 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है। टोटल टारगेट 2.7 करोड़ का था, अब तक 1.8 करोड़ 2022 तक बन गया, अभी भी ये चल रहा है। इसका लक्ष्य 67.72% है। अभी 100% कवर नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये काम कर रहा है, इसलिए ये उद्देश्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत शुरू हुआ फिर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्रों में, जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनको। तो इसके तहत क्या है, ये 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्र के लोगों को 2022 तक आवास उपलब्ध कराना। कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, उसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय था। इसकी खासियत क्या है कि शहर में जो गरीब है, यानी जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, उनके बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करते हुए शहरी गरीबों के लिए पक्के घर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया। इस मिशन में संपूर्ण नगरीय क्षेत्र शामिल है, जिसमें वैधानिक नगर है, अधिसूचित नियोजित क्षेत्र भी है, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधानमंडल के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण जिसे नगरीय नियोजन का कार्य सौंपा गया है, वो सभी इसके तहत शामिल है। जहां पर भी झुग्गियां हैं, झुग्गियों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उनको क्या है कि इसके तहत पक्के घर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। यह योजना महिला सदस्य के नाम पर, यह ध्यान में रखिएगा, शहरों में महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। या तो महिला के नाम पे होगा या पुरुष महिला दोनों के नाम पे होगा, केवल पुरुष के नाम पे यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी नहीं है। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिला जो सिंगल महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। किसको किसको में मिला, क्या में मिला, महिला सदस्य और संयुक्त, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये सभी आप स्टार बना लेना, ये सभी यहां से सवाल बनने की उम्मीद होगी। इसकी उपलब्धियां क्या है कि जो शुरुआत में 1.2 करोड़ घरों के निर्माण का इसके साथ टारगेट रखा गया है। अभी तक जो ताजा आंकड़ा है 60 लाख घरों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक और जो आज का हमारा योजना है वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि।
पीएम स्वनिधि भी इंपॉर्टेंट है, इसका है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसी का नाम है पीएम स्वनिधि। ठीक है, इसके तहत क्या है कि 1 जून 2020 को आरंभ हुआ था और इसके बाद 3 वर्षों में स्ट्रीट वेंडर्स को 46.54 लाख यानी 2023 तक इतने लाख अधिक सूक्ष्म कार्यशील पूंजी ऋण वितरित किए जा सके। माइक्रो फाइनेंस है, छोटे छोटे मूल्य की राशि दी जाती है, 10,000 20,000, अब तो बढ़ा करके 50,000 तक कर दी गई है। शुरुआत में 10,000 ही थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको अपने काम करने के लिए। 2020 में कोविड से सभी लोग परेशान थे, तो कोविड के दौरान जो प्रवासी मजदूर जो बाहर के राज्यों में फंसे थे वो घर जाकर के अपना कुछ कर सके, और जो स्ट्रीट वेंडर का काम पहले से कर रहे हैं उन सबके लिए यह योजना थी, अभी भी चल रही है। कुल 46,54,302 ऋण वितरित किए गए हैं अभी तक। इन ऋणों में अब तक लगभग 40% यानी 18,50,987 का भुगतान किया जा चुका है। यह है, इतने लोगों को भुगतान किया जा चुका है, यह ध्यान में रखिएगा। पीएम स्वनिधि योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह ध्यान में रखेंगे, केंद्र प्रायोजित नहीं, केंद्रीय क्षेत्र की है, अर्थात यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्ण तरीके से वित्त पोषित है। इसमें ऐसा नहीं है कि देखो केंद्र प्रायोजित में क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों भागीदार होते हैं। केंद्रीय क्षेत्र में क्या होता है कि 100% केंद्र पैसा देता है, तो इसके लिए जो फंड जारी करेगा 100% आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जारी करेगा। इसके निम्नलिखित उद्देश्य है कि कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना, डिजिटल लेन देन पुरस्कृत करना, कि जो भी पूंजी उनको काम करने के लिए चाहिए वह देना, जो पूंजी उन्हें दिया गया है वो समय पर उसे वापस कर सके, इसके लिए प्रोत्साहन देना कि आपने समय से पहले वापस किया तो आपको छूट मिलेगा, अलग से आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, और डिजिटलीकरण होगा कि इसमें जो भी लेन देन होगा वो डिजिटलीकरण होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे बात करें तो क्रमशः इसमें 10,000 रुपए, फिर 20,000 रुपए के पहले और दूसरे ऋण के अलावा फिर 50,000 रुपए तक के तीसरे भी ऋण की शुरुआत की गई। शुरुआत हुआ था 10,000 देने का, फिर 20,000 और अब 50,000 तक इसके तहत दिया जाता है। इस पे यह ऋण संपार्श्विक या कोलेट्रल के बिना प्रदान किया जाता है, मतलब इसके लिए बैंक आपसे कुछ आपकी सामान को, मतलब अगर हम सीधे लैंग्वेज में कहें तो कोई भी आपकी वस्तु को बैंक गिरवी रखे बिना यह सामान या लोन आपको प्रोवाइड कराएगी। ऋण देने वाली एजेंसियां कौन कौन सी हैं जो इसमें ऋण देती हैं? इसमें ऋण देने वाली एजेंसियों में सूक्ष्म वित्तीय संस्था है जो माइक्रो फाइनेंस का काम करते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी हैं जो इसमें लोन देती हैं, स्वयं सहायता समूह भी इस पे लोन दे सकता है। तो ये सब स्ट्रीट वेंडर सहित शहरी गरीबों से ये लोग मतलब एकदम निकट होते हैं, तो इनके द्वारा ये दिया जाएगा। पात्रता तो इसमें कौन है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसके लिए वही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सारे सब फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो ये उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ही है जिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम 2014 के तहत नियम और योजनाओं में अपने आप को अधिसूचित किया है। उन्हीं राज्य और यूनियन टेरिटरी को इस योजना का लाभ मिलेगा, और इसका लाभ मेघालय को भी मिलेगा। मेघालय इसके तहत रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन मेघालय का अपना स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, इसलिए मेघालय के लाभार्थी भी इसका लाभ ले सकते हैं। यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 है, इस एक्ट में जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रजिस्टर्ड है वो ही इस योजना का लाभ लेंगे। मेघालय अपवाद है, स्टार बना लेना, क्योंकि उसका अपना है स्ट्रीट वेंडर अधिनियम उस राज्य का, इसलिए वो इसमें इसको फायदा मिलेगा। यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कार्य में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। जो भी सड़क पर आप देखते हैं ना, जो ठेला लगा के फेरी वाले जो होते हैं, सबके लिए है। यह योजना पहले 24 मार्च 2020 को या उससे पहले वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। इसमें क्या था कि ऐसा भी शुरुआत में इस योजना में कहा गया था कि क्योंकि 2020 में शुरू हुआ था, उस समय के दौरान यही कहा गया कि ये उन्हीं को दिया जाएगा जो 2020 से पहले, यानी 24 मार्च 2020 से पहले जो लोग वेंडिंग का, स्ट्रीट वेंडर्स का काम करते थे, उन्हीं को इस योजना के तहत फंड जारी किया जाएगा। लेकिन आगे चल करके फिर इसको चेंज किया गया था, ठीक है ना। फायदा क्या है इसको? तो फायदा है कि अगर जो इनको ऋण दिया गया है वो अगर समय पर या जल्दी ये लोग उसका चुकता कर देते हैं,
तो छमासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में 7% प्रतिवर्ष ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए। तो ये इसका फायदा है। इसके तहत फायदा है क्रेडिट सीमा का भी विस्तार होगा कि समय पे या जल्दी इन्होंने ऋण को चुका दिया तो बैंक में इनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ेगी, ठीक है। और इनका क्रेडिट स्कोर होगा। जल्दी कोई अपना ऋण चुका रहा है तो उसको पेनाल्टी नहीं देना होगा, इस समय से पहले ऋण चुकाने पे पेनाल्टी नहीं लगेगी। बहुत सारे बैंक होते हैं ना, अगर आपको उदाहरण के लिए मानोगे 5 साल के लिए लोन लिया और आप अगर 3 साल में चुका रहे हो तो समय से पहले क्यों दे रहे हो, उसका पेनाल्टी लेते हैं। वो जो आने वाले समय में जो उनको इंटरेस्ट मिलता वो सब जोड़ के वो ले लेते हैं। तो जल्द चुकौती या निर्धारित समय से देने पे कोई भी निकासी वगैरह नहीं, तो ये सब फायदा है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा, जो भी इस पे लेनदेन होगा सब डिजिटलीकरण होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वेब पोर्टल है, मोबाइल ऐप है, ठीक है ना, कि ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और मैंने बताया कि लेनदेन सब डिजिटल के द्वारा होगा, सब डिजिटलीकरण होगा। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इस योजना में हमेशा बनी रहेगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसके क्रेडिट प्रबंधन के लिए सिडबी के उद्यमी मित्र यानी उदय मित्र पोर्टल और मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर्स का पैसा पोर्टल है। इन 2 पोर्टल के साथ ये पोर्टल मोबाइल ऐप भी एकीकृत करेगा जो इनकी सब्सिडी वगैरह को प्रशासित करेगा। तो ये ओवरऑल आज का ये पार्ट 2 था हमारा। अभी 1-2 दिनों में और बाकी के लगभग जो इस बार यूपीएससी 2024 के लिए प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, ये इस प्रोग्राम के तहत कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।